हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो हमने पिछले पार्ट के अंदर किया था। पार्ट 2 के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसके अंदर हमने इनर्शिया के बारे में भी किया था। ठीक है, आज अपने को करना है 9th क्लास का जो अपना चैप्टर चल रहा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसके अंदर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है आपको समझिएगा। इट स्टेट्स दैट the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in direction of force। देखो इसने क्या बोला, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, मोमेंटम के चेंज करने की जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो हम एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते हैं। अब देखो इसके अंदर टर्म मिली अपने को मोमेंटम। अभी मोमेंटम हमने पहले तो कभी पढ़ा नहीं। अब मोमेंटम क्या होता है पहले एक बार उसको देख लेते हैं। देखो मोमेंटम क्या है। मोमेंटम हम पढ़ रहे हैं अपने पास लीनियर केस पढ़ रहे हैं, सारे के सारे स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर पढ़ रहे हैं ना, तो लीनियर आएगा। तो लीनियर मोमेंटम बोल सकते हैं, मोमेंटम बोले इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसी एक प्रोडक्ट का, किसी एक ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो अपने को क्या देता है, मोमेंटम देता है। क्या मिलता है, मोमेंटम। और मोमेंटम को पूछे तो मोमेंटम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पी से। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट आप निकाल सकते हो मोमेंटम की, यदि आप यूनिट निकालना चाहो तो अपने को पता है जो मास है, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। तो अपने पास वेलोसिटी उसकी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड हम मोमेंटम की यूनिट भी बोल सकते हैं। तो अपना मेन फोकस इसके ऊपर है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, भाई किसी भी रेट या बोलोगे आप तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट की मोमेंटम में जो चेंज आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो आपने अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया है। तो मोमेंटम का मीन क्या है, मास और वेलोसिटी। या तो मास में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा। और अपने को पता मास क्या रहता है, कांस्टेंट है। मास तो क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट होगा, तो चेंज किसके अंदर आएगा, वेलोसिटी में। जो चेंजमेंट आएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स। जो हमने फोर्स अप्लाई किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक है, आया समझ में आपको। मोमेंटम का आपको पता चल गया, मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब देखो जो सेकंड लॉ है, उस सेकंड लॉ को हम मैथमेटिकली निकालना पड़ता है, क्योंकि जो सेकंड लॉ है वो क्या करता है, मेजर करता है। किसको करता है, मेजर ऑफ फोर्स। क्या बताएगा, कितना फोर्स लगा उसको मेजर करता है। हमने फर्स्ट लॉ से देखा था, अपने को कंसेप्ट मिला था इनर्शिया और फोर्स का। तो जो सेकंड लॉ क्या बताएगा आपको, मेजर ऑफ फोर्स, कितना फोर्स है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं अपने पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हम मानते हैं m, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या मान लेते हैं u, और फाइनल वेलोसिटी जब हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो हो गया अपने पास v। ठीक है, पहले उसका जो मोमेंटम था वो क्या होगा, बोल सकते हैं P1। P1 क्या होगा, मोमेंटम, और मोमेंटम होता है क्या अपने पास, mv, मास इनटू वेलोसिटी। जो फाइनल मोमेंटम उसको क्या मान लिया, P2। ठीक है, अब क्या बोलता है, चेंज इन मोमेंटम। अब मोमेंटम में जो चेंज मिलेगा तो क्या होगा, भाई हमने फोर्स लगाया, पहले अपने पास P1 था, पहले क्या था m1, या बोल सकते m तो मास कांस्टेंट है, mu इनिशियल वेलोसिटी के साथ mu, फाइनल के साथ क्या हो जाएगा, mv, क्या हो जाएगा, mv। तो इसने क्या बोला, जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे या अनबैलेंस्ड फोर्स जो लगाएंगे वो मोमेंटम को चेंज करेगा। तो एम वी माइनस एम यू लिख सकते हैं। फिर इसने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज का जिक्र आते क्या आएगा अपने पास, नीचे टाइम मिलेगा डिवाइड में। तो अब यदि हम यहाँ से इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे तो अपने पास एक कांस्टेंट मिलेगा। कांस्टेंट क्या होगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। वो क्या होता है अपने पास, के क्या, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब के को हम 1 भी लिख सकते हैं। अब देखो अपने पास यहाँ से m को कॉमन निकालना है, v माइनस यू बाई टी। अब v माइनस यू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच जो चेंजमेंट है, हमने क्या किया, फाइनल माइनस इनिशियल। तो कितना चेंजमेंट मिला विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या देता है, एक्सेलरेशन, जो हम पीछे वाले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। जो हमने मोशन वाला चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे अपने क्वांटिटी मिली थी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे v माइनस यू बाई टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। यदि हमने जो कांस्टेंट को क्या मान लिया, k, यदि हम कांस्टेंट को क्या मान लें, k, और उस k की वैल्यू यदि मान लें 1, क्या है कांस्टेंट, क्या मान लिया 1, तो यहाँ पे जो अपने पास v माइनस यू बाई टी था उसकी जगह क्या रखेंगे, a। तो f अपने को क्या मिल जाए, f इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ma, मास गुणा में एक्सेलरेशन। तो जो सेकंड लॉ है मोशन का वो क्या देता है, फोर्स, और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है,
अब देखो जो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, कोई एक्सटर्नल एजेंसी कोई फोर्स की काम नहीं करेगी, तब तक स्टेट चेंज नहीं होगी। अब देखो यदि अपने पास हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, अब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो देखो आप अपने पास v माइनस, या बोले सकते हैं जो अपने पास पहले जो वेलोसिटी थी बाद में भी क्या रहेगी, वही रहेगी। तो v और u क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब v और u इक्वल है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, v माइनस यू क्या मिलेगा, जीरो। और जीरो का मीन क्या, जीरो के मल्टीप्लाई में कुछ भी करो फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। जब वेलोसिटी में ही चेंज नहीं आया, या बोल सकते हैं यदि हमने फोर्स नहीं लगाया तो इसका मीन क्या है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी कैसी, एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। अब एक्सेलरेशन जीरो है तो अपने पास जो ऑब्जेक्ट है वो रिमेन्स इन इनिशियल स्टेट। जो पहले स्टेट थी हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। यदि वो रेस्ट में था तो वो रेस्ट में भी रह सकता है। तो इसका मीन क्या हो, यदि अपने पास एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल स्टेट में रहेगा, आइदर ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब जिक्र आता अपने पास हमने फोर्स का, तो पता चल गया फोर्स क्या है। अब फोर्स को मेजर करने के लिए अपने पास एक यूनिट होनी चाहिए। तो जो अपने पास यूनिट होती है फोर्स को मेजर करने के लिए, उसको हम बोलते हैं न्यूटन। फोर्स की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन। ठीक है, अब देखो अपने पास जो फॉर्मूला निकाला, फॉर्मूले से देखें अपने पास इधर क्या एम, इधर क्या ए। एम से देखें तो अपने पास क्या मास, और मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम लिख सकते हैं। और देखिए अपने पास ए क्या है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की यूनिट तो हमें पता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या बोल सकते हैं अपने पास, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो क्या मिल जाता है अपने पास, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसा यूनिट पूछेगा तो ऐसा यूनिट क्या है अपने पास, न्यूटन। ठीक है, अब हमें पता चल गया भाई जो फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है। तो 1 न्यूटन कितने के बराबर होगा, हमें डिफाइन करना होगा 1 न्यूटन। व्हाट इज 1 न्यूटन, 1 न्यूटन किसको बोलेंगे। तो 1 न्यूटन किसको बोलेंगे, इसी फॉर्मूले से देखिएगा अपने पास, यदि किसी एक ऑब्जेक्ट का मास 1 किलोग्राम है, कितना है, 1 किलोग्राम, यदि हम उसको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ एक्सेलरेट कर देते हैं तो उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 1 न्यूटन होगा। तो इसकी डेफिनेशन आपके एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, देखिएगा 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट, वो फोर्स जिसकी ज़रूरत होती है एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट विद ए मास ऑफ 1 किलोग्राम। भाई किसी 1 किलोग्राम मास को एक्सेलरेट किया जाए अप टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करने के लिए जिस फोर्स की आवश्यकता होगी, जिसकी हमें ज़रूरत होगी, उसको क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन। तो बोल सकते हैं 1 न्यूटन इज द फोर्स विच इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोल सकते हैं भाई 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को यदि हम 1 मीटर पर सेकेंड की रेट से एक्सेलरेट करते हैं, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से एक्सेलरेट करते हैं, तो वहाँ पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, 1 न्यूटन होगा। ठीक है, तो हमने इस के अंदर किया, इस लेक्चर के अंदर भाई जो सेकेंड लॉ है वो क्या कहता है, जो मोमेंटम है वो क्या है, और उसके अलावा पूछे आपसे भाई जो इसका मैथमेटिकल सिस्टम है, मैथमेटिकली आप कैसे ड्राइव करते हो पता चल गया आपको। ठीक है, अब देखो कई बार पूछ लेता है व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ सेकंड लॉ। सेकंड लॉ के एग्जांपल आप बता सकते हो भाई, जब यहाँ पे आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आपकी पोजीशन चेंज होती है। जैसे बोल सकते हो अपने पास F इक्वल्स टू में राइडिंग ए साइकिल बाइसिकल, आप साइकिल चलाते हो, साइकिल के दौरान क्या आप अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हो, उस अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से भाई कोई भी अपने पास एक ऐसी साइकिल है, इस अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से भाई इसकी जो स्टेट है उसके अंदर चेंजमेंट आता है। अब वो चेंजमेंट आएगा तो क्या मिल गया अपने को, जहाँ पे फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से उसकी स्टेटमेंट में या उसकी पोजीशन में चेंजमेंट आया, वेलोसिटी में चेंजमेंट आया, बोल सकते हैं मोमेंटम चेंज होगा। किसकी वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। ठीक है, तो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने कंजर्वेशन लॉ भी पढ़ना है और न्यूटन का थर्ड लॉ भी पढ़ना है। तो तब तक आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है।